Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class P9. Now it's time to start our English lecture of 12th of August, and the topic which we are going to discuss today is active passive of past perfect sentence. अपने आज के टॉपिक की तरफ एक्सीड करने से पहले हम उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को रिमाइंड कर लेते हैं जो कि हमें किसी भी सेंटेंस को डील करते हुए जहन में रखने चाहिए, चाहे हम उस जुमले को, हमारे पास कोई जुमला पैसिव बनाने के लिए दिया हुआ है या हमने उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें जिनको हमें मद्देनज़र रखते हुए आगे अपने काम को प्रोसीड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास जुमला आया है पैसिव के लिए, तो हमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है उस जुमले को कि ये जुमला किस टेंस का है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंग्लिश में कोई जुमला है और उसको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए किस टेंस का जुमला है, तो आप उस जुमले के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को देखेंगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। फिर जब हमने पैसिव बनाना है तो उसके आप स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, हमने उनको फॉलो करते हैं हम, और हर पैसिव सेंटेंस में हम उन्हीं स्पेसिफिक रूल्स को लेकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं हर पैसिव सेंटेंस में। मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब ले आना जो कि आप हेड है परफेक्ट सेंटेंस का, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड है जो कि हर परफेक्ट सेंटेंस में यूज़ होती है। यानी अगर थर्ड फॉर्म आ रही हो आपके पास एक्टिव सेंटेंस में, तो इसका मतलब होगा कि आप एक परफेक्ट सेंटेंस को डील कर रहे हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जब आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ऑब्जेक्ट जुमले का आ जाएगा स्टार्ट में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हेड के बाद आपने एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लाना है बीन, BEEN। ये जो बीन का इस्तेमाल है ये हम परफेक्ट सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब के लिए भी करते हैं। यानी अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, देन फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट सेंटेंसेस के जब आपने वॉइस चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में लाना है, तो आपने एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी एज इट इज़ जो कि आपके पास एक्टिव सेंटेंस में थी। देन बाय का इस्तेमाल और मी आ जाएगा आपके पास। आई का ऑब्जेक्ट पोजेसिव फॉर्म मी, ये आई आपके पास सब्जेक्ट था, पैसिव सेंटेंस में जाके ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ये आपके पास आ गया जुमले का ऑब्जेक्ट बन के। यानी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनकर पैसिव सेंटेंस में आ गया है। मूव करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास आया सब्जेक्ट जो कि हर जुमले के स्टार्ट में, हम इंग्लिश के हर जुमले के स्टार्ट में लाते हैं सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में। फिर हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आया हैड जो कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट की बेसिक हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। उसके बाद नॉट आया निगेटरी वर्ड, जो वर्ड ऑफ निगेशन है हमारे पास वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फिर आपके पास आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। जब हमने पैसिव बनाया तो पहले आया हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आ गया नॉट, देन बीन का इस्तेमाल किया हमने। अब ये अगर दो अपने डबल हेल्पिंग वर्ब लाने हैं तो उसके दरमियान में आपके पास आ जाएगा नॉट, देन आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। जब हम कन्वर्ट इसको एग्जाम्पल में सेंटेंस देखते हैं, ही हैड नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क। ही आ गया आपके पास सब्जेक्ट, हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया वर्ड ऑफ निगेशन, कंप्लीटेड मेन फॉर्म ऑफ वर्ब और हिज वर्क आ गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट अब पैसिव बनाएंगे इसका तो हिज वर्क ऑब्जेक्ट आ जाएगा जुमले के स्टार्ट में, हेड उसके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपके पास, नॉट निगेटरी वर्ड फ़ौरन आएगा आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ड ऑफ निगेशन जो है। देन फिर आ जाएगा बीन जो आपने पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त सिंपल सेंटेंस में भी आप लाए थे, और पैसिव सेंटेंस जब हम नेगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे तब भी हमने यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट के पैसिव बनाते वक्त हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड का एडिशन कर दिया।
कंप्लीटेड जो है हमारे पास आ गया मेन हेल्पिंग वर्ब, जो कि हर पैसिव सेंटेंस में भी आता है और हर परफेक्ट सेंटेंस में भी आता है। बाय आ गया आपके पास, अगर जुमले में ऑब्जेक्ट गिवन हो तो उस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले आपने बाय लगाना है। देन हिम आ गया आपके पास ही का पोजेसिव फॉर्म, यानी हिज वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ही आपके पास था सब्जेक्ट, जब उसी को हमने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास बन गया हिम। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ जब हम मूव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ जाएगा आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि पैसिव पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। अब जो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल है ये आपको आइडेंटिफाई करवा रहा होता है कि ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी के साथ में ये जो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है। जब आपने पैसिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा स्टार्ट में, उसके बाद आपने लाना है जुमले के स्टार्ट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपके पास जुमले का। उसके बाद आपने लाना है बीन, हैड बीन, एडिशनल जो हमने हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट सेंटेंस में ऐड की है। उसके बाद हमारे पास आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब जो थर्ड, जो कि पैसिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट भी है और परफेक्ट सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट भी है। उसके बाद बाय और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ तो पहला हमारे पास आता है हैड यू एवर सीन डैफोडिल्स। एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास, हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया सब्जेक्ट, एवर सीन आ गया आपके पास, एवर यूज़ होगा कभी के लिए, क्या तुमने कभी डैफोडिल्स देखे हैं, डैफोडिल्स आ गया ऑब्जेक्ट और सीन आ गया मेन वर्ब। अब ये जो हमारे पास आएगा पैसिव सेंटेंस तो उसमें हैड आ जाएगा पहले, उसके बाद आएगा हमारे पास डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आ गया हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट बन के, जो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट बन के आ गया डैफोडिल्स पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, बीन उसके बाद आ गया एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, एवर है जी यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब, सीन आ गया मेन वर्ब आपके पास, फिर आपके पास आएगा बाय और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपके जुमले का सब्जेक्ट जो कि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर हम ला रहे हैं और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। यानी हैड डैफोडिल्स बीन एवर सीन बाय यू, ये जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने अपने जुमले के हर पार्ट को पुट कर दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपकी डायरी यही है, आपने इन्हीं की 5 जो एग्जांपल्स हैं पास्ट परफेक्ट के, नेगेटिव, सिंपल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की 5 एग्जांपल्स अपनी कॉपीज़ पर, रफ कॉपीज़ पर नोट डाउन करनी है। इसी के साथ आपका जो इंग्लिश का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास pre-9th. So the idea of 12th August of Pakistan studies is chapter number 1, short question number 11, 12 and 13 of chapter number 1, ideology of Pakistan. So short question number 11 is, what did Allama Muhammad Iqbal mention in his famous Allahabad address? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद के खुतबे में क्या फरमाया? Allama Iqbal mentioned in his famous Allahabad address that the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me the final destiny of the Muslims, at least of the Northwest India. The life of Islam as cultural force in this living country what depends on its centralization in a specified territory. The फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम्स यानी कि शमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करनी पड़ेगी। ठीक है जी। द लाइफ इस्लाम एज कल्चरल फोर्स दिस लिविंग कंट्री
डिपेंड्स ऑन इट्स सेंट्रलाइजेशन। अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक क़ुव्वत के तौर पर ज़िंदा रहे, एक पावर के तौर पर ज़िंदा रहे, तो इसके लिए हमें एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करना होगी। ठीक है, यानी कि हमें एक मखसूस इलाका चाहिए जिसमें हमारी अपनी क्या हो, पावर हो, हमारी अपनी मरकज़ियत हो, सेंट्रलाइजेशन हो। आई देयरफॉर डिमांड, इसलिए मैं मुतालबा कर रहा हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस्लाम, एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत का, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और इंडिया की फ़लाह के लिए इस रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड। आइडियोलॉजी जो है वो एक मजमुआ है पॉलिटिकल, सियासी एंड कल्चरल और सकाफ़ती क़वानीन का या असूलों का, जिस पर कोई भी नेशन जो है वो बेस करती है। ठीक है, जिस पर किसी भी कौम की बुनियाद होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? इस्लामिक आइडियोलॉजी। पाकिस्तानी कौम जो है इसकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, जिस पर हमारी कौम बेस करती है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन डिड चौधरी रहमत अली प्रपोज द वर्ड पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का वर्ड कब प्रपोज किया? इन जनवरी 1933 ड्यूरिंग स्टे एंड इंग्लैंड। जनवरी 1933 में जब चौधरी रहमत अली इंग्लैंड में थे, अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, पब्लिश या पम्फलेट, उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया, नेम नाउ और नेवर, जिसका नाम था अब नहीं तो कभी नहीं। इट वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस। इस पम्फलेट को इंडिया के जो सियासतदान थे उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन दिस पम्फलेट, इस पम्फलेट में द नेम ऑफ द सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम्स वाज प्रपोज्ड एज पाकिस्तान। इस पम्फलेट में इस बात को जो है वो क्लैरिफाई किया गया कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए जो अलग वतन हासिल किया जाएगा, ठीक है, उस वतन का नाम पाकिस्तान होगा। ठीक है जी। सो दिस इज योर डायरी ऑफ 12th August 2020. नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस ऑन योर कॉपीज एंड आल्सो यू मस्ट हैव टू लर्न इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।